नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार। आज हम भारत के इतिहास के एक बहुत महत्वपूर्ण दौर पर बात कर रहे हैं। हाँ, ब्रिटिश शासन के दौरान जो गवर्नर जनरल और वाइसरायज रहे हैं उनका कार्यकाल। बिल्कुल। और उनके समय में जो मुख्य घटनाएं हुई उन पर हमारे पास अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की अपेंडिक्स से जानकारी है। हाँ, ये लिस्ट काफी डिटेल्ड है। चलिए इसको थोड़ा खोलते हैं। मतलब इस लिस्ट को देखने का असल मकसद क्या है? सिर्फ नाम रटना तो नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मकसद है ये समझना कि ब्रिटिश राज कैसे धीरे धीरे फैला, कैसे उसका एडमिनिस्ट्रेशन बदला, कौन से बड़े राजनीतिक बदलाव हुए और कौन सी घटनाएं हैं जो मतलब खास मायने रखती हैं। सही। वॉरेन हेस्टिंग्स से शुरू करके लॉर्ड माउंटबैटन तक ये पूरा एक आर्क है, एक कहानी है। ये सिर्फ नामों की लिस्ट नहीं है, ये एक तरह से वो ढांचा है जिससे हमें भारत में ब्रिटिश कंट्रोल कैसे बढ़ा और उस पर भारतीयों का रिएक्शन क्या था, ये समझने में मदद मिलती है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू से देखते हैं क्या क्या मुख्य बातें थीं इस दौर की। हाँ, तो सबसे पहले वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 से 1785। इनके टाइम पे क्या खास हुआ? देखिए, इनके समय में कंपनी के शासन को रेगुलेट करने की पहली कोशिश हुई। अच्छा, वो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 वाला। हाँ, वही। और फिर पिट्स इंडिया एक्ट भी आया 1784 में। ओके। और युद्ध वगैरह भी हुए थे शायद? हाँ, फर्स्ट मराठा वॉर और सेकंड मैसूर वॉर दोनों इन्हीं का कार्यकाल में हुए। और एक और चीज, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में। बिल्कुल, ये एक इम्पॉर्टेंट कल्चरल डेवलपमेंट था। यहीं से कंपनी के शासन पर ब्रिटिश पार्लियामेंट का थोड़ा कंट्रोल शुरू हुआ। हाँ, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन और जुडिशरी के बीच पावर का बंटवारा करने की कोशिश हुई। पर इसमें विवाद भी तो थे, जैसे वो चैत सिंह वाला मामला। हाँ, काफी विवाद रहे। हेस्टिंग्स पर बाद में इंग्लैंड में महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट भी चला था। अच्छा, फिर आए लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 तक। इनका नाम तो जुड़ा है परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल से, है ना? 1793 वाला। हाँ, बिल्कुल। ये बहुत बड़ा कदम था। बंगाल में जमींदारों को जमीन का मालिक मान लिया और कंपनी का रेवेन्यू फिक्स कर दिया गया। इसका असर क्या हुआ, मतलब लॉन्ग टर्म में? असर बहुत गहरा पड़ा। इसने गांव के सोशल स्ट्रक्चर और खेती के तरीकों को बदल दिया। कंपनी को तो एक फिक्स्ड इनकम मिल गई, लेकिन किसानों पर बोझ बढ़ गया कई बार। और इन्होंने सिविल सर्विसेज की भी शुरुआत की थी। हाँ, उसे ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, पर उसमें यूरोपियंस को ही प्राथमिकता दी गई। एडमिनिस्ट्रेशन को यूरोपियनाइज करने पे जोर था। और न्याय व्यवस्था को रेवेन्यू से अलग करने की कोशिश भी की, कॉर्नवालिस कोड के जरिए। सही कहा। आगे बढ़ते हैं, लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805। इनकी सबसे बड़ी देन मानी जाती है सब्सिडियरी अलायंस सिस्टम 1798 वाली। ये क्या थी असल में? हाँ, ये बहुत ही कह सकते हैं चालाक नीति थी। सब्सिडरी अलायंस यानी सहायक संधि। सहायक संधि मतलब ये कि भारतीय राज्यों को अपनी सुरक्षा के लिए कंपनी की सेना रखनी पड़ती थी। हाँ। और उसका खर्चा भी खुद उठाना होता था। ओह, तो फिर राज्य को क्या मिलता था? कहने को सुरक्षा मिलती थी बाहरी हमलों से, लेकिन असल में वो अपनी फॉरेन पॉलिसी चलाने की आजादी, अपनी सेना रखने की आजादी सब खो देते थे। हाँ। एक तरह से कंपनी पर निर्भर हो जाते थे। अच्छा, तो ये बहुत कारगर तरीका रहा होगा ब्रिटिश प्रभाव बढ़ाने का। बहुत ज्यादा। हैदराबाद के निजाम पहले थे जिन्होंने इसे माना। फिर मैसूर, अवध, पेशवा, भोसले, सिंधिया, कई राज्य इसके तहत आ गए। और इनके टाइम में युद्ध भी हुए। हाँ, फोर्थ मैसूर वॉर जिसमें टीपू सुल्तान हारे और मारे गए, और सेकंड मराठा वॉर। हाँ। ये सब इसी विस्तारवादी नीति का हिस्सा थे। हाँ। तंजौर, सूरत, कर्नाटक का प्रशासन भी इन्होंने सीधे अपने हाथ में ले लिया था। अब आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक पर 1828 से 1835। इनका नाम अक्सर सोशल रिफॉर्म से जुड़ता है। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल माने जाते हैं। सुधारों के लिए सबसे मशहूर है सती प्रथा का उन्मूलन 1829 में। हाँ, राजा राम मोहन रॉय के प्रयासों से ये संभव हुआ था। बिल्कुल। और ठगी का दमन भी किया इन्होंने करीब 1830 में। कर्नल स्लीमन ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई। और क्या महत्वपूर्ण था इनके समय में? चार्टर एक्ट ऑफ 1833। हाँ, ये एक्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट था। इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के जो चीन के साथ चाय के व्यापार के अधिकार थे वो खत्म कर दिए। कंपनी अब पूरी तरह से एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई। और इसी एक्ट में ये भी था कि किसी भारतीय को धर्म, जन्म स्थान, वंश या रंग के आधार पर कंपनी की नौकरी से वंचित नहीं किया जाएगा। हालांकि अमल में कितना आया वो अलग बात है। हाँ, सिद्धांत रूप में ये कहा गया था। और एक और बड़ा फैसला था 1835 का रेजोल्यूशन, जिसमें अंग्रेजी को भारत में उच्च शिक्षा का माध्यम बनाने की बात कही गई। मैकॉले मिनट्स पर आधारित था ये। हाँ, इसका तो बहुत दूर तक असर हुआ। मैसूर,
कूर्ग और कछार का विलय भी इनके समय में हुआ। सही। अब एक ऐसे गवर्नर जनरल जिनका नाम सुनते ही विस्तारवाद याद आता है, लॉर्ड डलहौजी, 1848 से 1856, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत, ये इनकी पहचान बन गया। क्या था ये सिद्धांत? इसके तहत अगर किसी प्रोटेक्टेड स्टेट के राजा का अपना कोई पुरुष वारिस मतलब बेटा नहीं होता था तो उसका राज्य सीधे कंपनी के राज में मिला लिया जाता था। गोद लिए हुए बेटे को मान्यता नहीं दी जाती थी। अच्छा, और कौन-कौन से राज्य इस नीति के शिकार हुए? कई सारे। सतारा 1848, जैतपुर और संबलपुर 1849, बघाट 1850, उदयपुर 1852, झांसी 1853 और नागपुर 1854। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का संघर्ष तो इसी वजह से शुरू हुआ था। बिल्कुल, और अवध को 1856 में मिलाया गया, लेकिन वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से नहीं बल्कि कुशासन माने मिसगवर्नेंस का आरोप लगाकर। तो डलहौजी के समय ब्रिटिश साम्राज्य बहुत तेजी से फैला। हाँ, विस्तार बहुत हुआ, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ मॉडर्नाइजेशन वाले काम भी शुरू किए। जैसे भारत की पहली रेलवे लाइन बॉम्बे से ठाणे 1853 में शुरू हुई। हाँ, ये तो बहुत बड़ा माइलस्टोन था। और इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की शुरुआत भी हुई। पोस्ट ऑफिस एक्ट 1854 आया, जिससे पोस्टल सिस्टम में सुधार हुए, स्टैम्प्स शुरू हुए। पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट PWD भी सेटअप किया गया। शिक्षा के क्षेत्र में भी कुछ हुआ था। वुड्स एजुकेशनल डिस्पैच। हाँ, 1854 का वुड्स डिस्पैच, इसे मैग्ना कार्टा ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इन इंडिया भी कहते हैं। इसने प्राइमरी से लेकर यूनिवर्सिटी लेवल तक शिक्षा का एक पूरा सिस्टम बनाने का सुझाव दिया। और एक और महत्वपूर्ण कानून, विडो रीमैरिज एक्ट 1856 में पास हुआ। हाँ, ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। तो डलहौजी का दौर विस्तार और आधुनिकीकरण दोनों का था, लेकिन उनकी नीतियों ने, खासकर विलय वाली नीति ने, भारतीय शासकों और आम लोगों में बहुत असंतोष भी पैदा किया। और शायद यही असंतोष 1857 के विद्रोह का एक बड़ा कारण बना। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर था। तो फिर आते हैं लॉर्ड कैनिंग, 1856 से 1862। इनके आते ही 1857 का विद्रोह शुरू हो गया। हाँ, इनके कार्यकाल की शुरुआत इस बड़े विद्रोह से हुई। ये भारत के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट था। और इसी विद्रोह के बाद सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ? सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया। अच्छा। हाँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 पास हुआ और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी विक्टोरिया के हाथ में चला गया। तो कैनिंग कंपनी के आखिरी गवर्नर जनरल हुए। हाँ, और ब्रिटिश क्राउन के तहत भारत के पहले वाइसरॉय भी बने। ओके, तो गवर्नर जनरल का पद नाम बदलकर वाइसरॉय हो गया। हाँ, जब वो क्राउन के प्रतिनिधि के तौर पर काम करते थे। और इसी दौर में 1857 में ही कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में यूनिवर्सिटीज भी स्थापित हुई। 1857 के बाद शासन के तरीके में भी कुछ बदलाव आए होंगे। हाँ, इंडियन काउंसिल्स एक्ट 1861 आया। इसने लेजिस्लेटिव प्रोसेस में भारतीयों की बहुत ही सीमित भागीदारी की शुरुआत की। एक तरह से विद्रोह के बाद अंग्रेजों को लगा कि भारतीयों को थोड़ा बहुत साथ लेकर चलना पड़ेगा। चलिए, अब वाइसरॉय लोग में कुछ और जरूरी नामों को देखते हैं। लॉर्ड लिटन, 1876-1880। इनका दौर काफी विवादों भरा रहा है ना? हाँ, लिटन की नीतियां काफी प्रतिक्रियावादी मानी जाती हैं। सबसे कुख्यात था वर्नैक्युलर प्रेस एक्ट 1878। ये क्या था? ये एक्ट खास तौर पर भारतीय भाषाओं में छपने वाले अखबारों पर सेंसरशिप लगाने के लिए लाया गया था, क्योंकि वो सरकार की, खासकर अकाल नीति की काफी आलोचना कर रहे थे। इससे प्रेस की आजादी पर सीधा हमला हुआ। और आर्म्स एक्ट 1878 भी था। हाँ, इसने भारतीयों के लिए बिना लाइसेंस हथियार रखना गैर कानूनी बना दिया, जबकि यूरोपियंस पर यह लागू नहीं होता था। यह भी भेदभावपूर्ण माना गया। और इसी दौरान 1876-88 में एक भयानक अकाल भी पड़ा था। हाँ, बहुत भयानक अकाल था। लाखों लोग मारे गए। और उसी बीच लिटन ने दिल्ली में एक शानदार दरबार लगाया, जिसमें क्वीन विक्टोरिया को काइजरे हिंद यानी भारत की साम्राज्ञी का टाइटल दिया गया। इसकी बहुत आलोचना हुई। हाँ, जाहिर है। अकाल आयोग भी बना था इनके समय में। हाँ, स्ट्रेची की अध्यक्षता में पहला अकाल आयोग बना था। लेकिन लिटन की नीतियां कुल मिलाकर काफी विवादास्पद रहीं। सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर भी इन्हीं के समय हुआ। इनके बाद आए लॉर्ड रिपन 1880 से 1884 तक। इन्हें लिटन के उलट कुछ उदारवादी माना जाता है। हाँ, रिपन ने आते ही कुछ अच्छे कदम उठाए। सबसे पहले तो उन्होंने वो बदनाम वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट रद्द कर दिया 1882 में। अच्छा, ये तो बड़ी राहत की बात रही होगी। बिल्कुल। फिर वो पहला फैक्ट्री एक्ट लाए 1881 में, जिसमें बाल मजदूरी को रेगुलेट करने और काम के घंटे तय करने की कोशिश की गई।
और उनका सबसे महत्वपूर्ण काम माना जाता है स्थानीय स्वशासन पर प्रस्ताव 1882 का। हाँ, रेजोल्यूशन ऑन लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जी। इससे भारत में स्थानीय स्वशासन की नींव माना जाता है। उन्होंने म्युनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड बनाने पर जोर दिया। लेकिन इनके समय में एक बड़ा विवाद भी हुआ था, इल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी। हाँ, इल्बर्ट बिल 1883। इस बिल में प्रस्ताव था कि भारतीय जज और मैजिस्ट्रेट भी यूरोपियन अभियुक्तों के मुकदमे सुन सकें। तो इसमें क्या दिक्कत थी? दिक्कत यह थी कि भारत में रहने वाले अंग्रेजों और यूरोपियंस ने इसका जबरदस्त विरोध किया। उन्हें यह बर्दाश्त नहीं था कि कोई भारतीय जज उनका ट्रायल करे। इतना हंगामा हुआ कि बिल को बदलना पड़ा और उसकी मूल भावना खत्म हो गई। ओह, तो इसने क्या दिखाया? इसने साफ तौर पर नस्लीय भेदभाव और अंग्रेजों के पूर्वाग्रहों को उजागर कर दिया। इससे भारतीय राष्ट्रवादियों को भी समझ आया कि समानता की लड़ाई अभी बहुत लंबी है। शिक्षा के लिए हंटर कमीशन भी लिपिन के समय ही नियुक्त हुआ था, 1882 में। हाँ, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की स्थिति देखने के लिए। फिर आए लॉर्ड डफरिन 1884 से 1888। इनके वाइसरॉय रहते हुए एक बहुत बड़ी घटना हुई। हाँ, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना। ये तो भारतीय इतिहास में एक मील का पत्थर है। बिल्कुल, ये भारतीय राष्ट्रवाद के संगठित रूप लेने की शुरुआत थी। थर्ड एंग्लो बर्मीज वॉर 1885-86 भी इन्हीं के समय हुआ। आगे चलते हैं लॉर्ड कर्जन पर, 1899 से 1905। इनका कार्यकाल एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए जाना जाता है, पर साथ ही एक बहुत बड़े विवाद के लिए भी। हाँ, कर्जन ने प्रशासन को स्ट्रीमलाइन करने की बहुत कोशिश की। उन्होंने कई कमीशंस बनाए। पुलिस कमीशन 1902, यूनिवर्सिटीज कमीशन 1902, जिनके आधार पर इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904 बना। कॉमर्स और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी बनाया। हाँ, और कलकत्ता कॉर्पोरेशन एक्ट 1899 भी लाए। प्राचीन स्मारकों के संरक्षण के लिए एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 पास किया। कृषि में सुधार के लिए भी कुछ कदम उठाए। लेकिन ये सब उनके एक फैसले के सामने फीके पड़ गए, पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। बिल्कुल, बंगाल का विभाजन 1905 में ये कर्जन का सबसे विवादास्पद और दूरगामी असर वाला फैसला था। कारण क्या दिया गया था विभाजन का? कारण तो प्रशासनिक सुविधा बताया गया कि बंगाल बहुत बड़ा प्रांत है, लेकिन असल मकसद था बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को, खासकर बंगाल में, कमजोर करना। इसे हिंदू मुस्लिम एकता को तोड़ने की कोशिश के तौर पर देखा गया। और इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि इसके खिलाफ जबरदस्त आंदोलन शुरू हो गया, स्वदेशी मूवमेंट। लोगों ने विदेशी सामान का बहिष्कार किया, राष्ट्रीय शिक्षा पर जोर दिया। इसने राष्ट्रवाद की आग को और भड़का दिया। कर्जन को इस्तीफा भी देना पड़ा। तो कर्जन का दौर एक तरह से एफिशिएंसी और विवाद दोनों का मिश्रण था। हाँ, कह सकते हैं। अब हम 20वीं सदी में आ गए हैं और यहाँ से स्वतंत्रता संग्राम की गति बहुत तेज हो जाती है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921, इनके समय तो बहुत कुछ हुआ। हाँ, ये दौर बहुत उथल-पुथल भरा था। होम रूल लीग्स बनी। एनी बेसेंट और तिलक की लीडरशिप में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ पैक्ट हुआ 1916 में। हाँ, जिसमें दोनों ने मिलकर संवैधानिक सुधारों की मांग की। फिर आया मॉन्टेग्यूज डिक्लेरेशन अगस्त 1917 में, जिसमें पहली बार ब्रिटिश सरकार ने भारत में जिम्मेदार सरकार स्थापित करने की बात कही, धीरे धीरे। और इसी के आधार पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहते हैं। सही। इसने प्रांतों में द्वैध शासन, डायरकी लागू किया। लेकिन इसी समय एक और काला कानून आया, रॉलेट एक्ट 1919। हाँ, जिसके तहत बिना मुकदमा चलाए किसी को भी गिरफ्तार किया जा सकता था। और इसी एक्ट के विरोध में हुए प्रदर्शनों के दौरान हुआ जलियांवाला बाग नरसंहार, अप्रैल 1919 में। एक भयानक घटना। बहुत ही भयानक। और इन्हीं सब घटनाओं के बैकग्राउंड में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन और खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की 1920-22। तो चेम्सफोर्ड का दौर तीव्र राजनीतिक गतिविधियों, गांधी जी के राष्ट्रीय नेता के रूप में उभार और बढ़ते हुए राष्ट्रीय आंदोलन का गवाह बना। एसपी सिन्हा बिहार के पहले भारतीय गवर्नर भी इसी समय बने। बिल्कुल। वुमेन्स यूनिवर्सिटी पुणे में स्थापित हुई और सैडलर कमीशन शिक्षा पर आया। आगे बढ़ते हैं लॉर्ड इरविन पर, 1926 से 1931। इनके समय भी आंदोलन तेज रहा। हाँ, सबसे पहले तो साइमन कमीशन का भारत आना और उसका जबरदस्त बहिष्कार हुआ, क्योंकि उसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन गो बैक के नारे लगे। लाला लाजपत राय की मृत्यु भी इसी विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई।
लाठीचार्ज से हुई थी। हाँ, फिर नेहरू रिपोर्ट आई जिसमें भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस का खाका पेश किया गया। और फिर लाहौर कांग्रेस सेशन 1929 जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास हुआ। बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में ये एक ऐतिहासिक सेशन था। 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया और फिर शुरू हुआ गांधी जी का प्रसिद्ध दांडी मार्च और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1930 में नमक कानून तोड़ा गया। हाँ, ये आंदोलन बहुत व्यापक था। सरकार ने दमन भी किया। पहला गोलमेज सम्मेलन, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसका कांग्रेस ने बहिष्कार किया। और अंत में हुआ गांधी इरविन पैक्ट 1931। हाँ, जिसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित हुआ और गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हुए। तो इरविन का दौर संघर्ष और समझौते की कोशिशों दोनों का था। अब आते हैं लॉर्ड लिनलिथगो पर। 1936 से 1944 इनका कार्यकाल सबसे लंबा रहा शायद। हाँ, वाइसरॉय के तौर पर सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का था। और ये दौर दूसरे विश्व युद्ध के साये में बीता। 1939 में दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और भारत को बिना पूछे इसमें शामिल कर लिया गया। हाँ, इसी के विरोध में कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दे दिया 1939 में। और इसी बीच सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़कर फॉरवर्ड ब्लॉक बनाया 1939 में। बिल्कुल, मुस्लिम लीग ने भी अपना रवैया सख्त किया और 1940 के लाहौर अधिवेशन में पहली बार अलग मुस्लिम राष्ट्र यानी पाकिस्तान का प्रस्ताव पास किया। अगस्त ऑफर भी आया 1940 में। हाँ, अंग्रेजों की तरफ से एक प्रस्ताव था जिसे कांग्रेस ने ठुकरा दिया। फिर क्रिप्स मिशन आया 1942 में युद्ध में भारत का सहयोग पाने के लिए। लेकिन वो भी फेल हो गया। हाँ, क्योंकि उसमें पूर्ण स्वतंत्रता की बात नहीं थी। और इसी विफलता के बाद गांधी जी ने शुरू किया क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन अगस्त 1942 में। करो या मरो का नारा दिया गया। ये तो बहुत बड़ा आंदोलन था। हाँ, ये आजादी की लड़ाई का आखिरी बड़ा जन आंदोलन था। सरकार ने बहुत सख्ती से इसे दबाया। सारे बड़े नेता गिरफ्तार कर लिए गए। तो लिनलिथगो का पूरा कार्यकाल विश्व युद्ध, बढ़ती हुई राजनीतिक कटुता और स्वतंत्रता की तीव्र होती मांग से भरा रहा। सही कहा। और अब हम अंत की ओर बढ़ रहे हैं। लॉर्ड वेवलाई 1944 से 1947 जिनके समय में शिमला कॉन्फ्रेंस हुई, कैबिनेट मिशन आया, डायरेक्ट एक्शन डे हुआ और अंतरिम सरकार बनी। हाँ, वेवल के समय में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया तेज हुई, लेकिन साथ ही सांप्रदायिक तनाव भी बहुत बढ़ गया। कैबिनेट मिशन प्लान विभाजन को टालने की आखिरी कोशिश थी, पर वो सफल नहीं हुई। और फिर आए आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबैटन, मार्च 1947 से अगस्त 1947 वाइसरॉय के तौर पर, और फिर स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जून 1948 तक। हाँ, माउंटबैटन को खास तौर पर सत्ता का हस्तांतरण जल्दी से जल्दी करने के लिए भेजा गया था। इनके समय में आया जून 3 प्लान, जिसे माउंटबैटन प्लान भी कहते हैं। हाँ, इसी प्लान में भारत के विभाजन और भारत और पाकिस्तान नाम के दो डोमिनियन बनाने की बात तय हुई। और फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास हुआ ब्रिटिश पार्लियामेंट में। बिल्कुल, जुलाई 1947 में, और 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हो गया। लेकिन ये आजादी विभाजन की भारी कीमत पर मिली। हाँ, विभाजन के साथ अभूतपूर्व हिंसा और विस्थापन की त्रासदी भी जुड़ी थी। माउंटबैटन ने ब्रिटिश राज के अंत और सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को अंजाम दिया। तो ये था गवर्नर्स जनरल और वाइसरॉयज के इस लंबे दौर का एक, कह सकते हैं, वर्ल्डविंड टूर, कंपनी शासन से क्राउन रूल तक। हाँ, प्रशासनिक सुधारों से लेकर युद्धों तक, सहायक संधि से लेकर व्यपगत के सिद्धांत तक, राष्ट्रवाद के उदय से लेकर आंदोलनों तक, और अंत में आजादी और विभाजन तक। तो इसका कुल मिलाकर मतलब क्या निकलता है? इसका निचोड़ क्या है? देखिए, निचोड़ ये है कि ये लगभग 2 सदियों का दौर था जिसने भारत को पूरी तरह बदल दिया। हर गवर्नर जनरल या वाइसरॉय के फैसले, उनकी नीतियां, उनका असर पड़ा। हाँ, चाहे वो कानून हो, अर्थव्यवस्था हो, समाज हो या फिर देश की सीमाएं हो। बिल्कुल, ये लिस्ट हमें दिखाती है कि कैसे कदम दर कदम ब्रिटिश नियंत्रण स्थापित हुआ और कैसे उसके खिलाफ संघर्ष भी साथ साथ चलता रहा। और सोचने वाली बात यह है, जैसा आपने शुरू में कहा, कि इस लंबे औपनिवेशिक दौर की कौन सी विरासतें, प्रशासनिक, कानूनी, सामाजिक, आज भी हमारे वर्तमान को, हमारे गणतंत्र को किसी न किसी रूप में प्रभावित करती हैं। हाँ, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस पर शायद और गहराई से विचार किया जा सकता है कि अतीत की कौन सी छायाएं आज भी हमारे साथ हैं।